चलो एंड स्क्रीन विजिबल, ठीक है, साइज़ भी ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुराना सारा कोड हटा दूँगा, यहाँ से हटा, ये भी हटा देता हूँ। एंड जस्ट अ सेकेंड, ऐसे क्यों आ जाता? यहाँ तो आ गया ना, डिस्टर्बेंस तो हो गया। अब जल्दी, मैं पी चुका हूँ, कह रहा हूँ पी चुका हूँ तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं, क्लास चल रही है। अरे ओके, मैं ऊपर का भी कोड हटा देता हूँ। दिस वाज ऑन सारे बोर्ड्स, ठीक है। AppleJS में एरर, ओके। दिस एरर इज कि हमारा रिटर्न जो है वो खाली है, एक बेसिक डेटा रिटर्न करना, ओके ठीक है। ओके, तो जितना आगे थे आ गए। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। एक बार पहले चलो लीव इट, मैं एक बार दोबारा से, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? आज मेजॉरिटी पार्ट हमारा रिवीजन ही होगा, ओके। लास्ट में थोड़ा यूज़ करके देख लेंगे जो भी हमारा हुक्स वगैरह था जो पिछली क्लास में हमने सीखा, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट क्लास है हमारे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। इसके बाद फिर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे कि ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। आई नो मतलब इतना क्लियर नहीं होगा, बट स्टिल मैं एक सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, फाइल सिस्टम समझ आया था सबको? एक बार सही से मतलब लिख देना, वरना फिर अभी अगर नहीं लिखोगे या फिर जैसे बोलोगे लिखोगे जो भी, हैंड रेस कर देना या फिर यस बोलने के लिए। तो अभी नहीं बोलोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम रहेगी, ओके। तो एक बार बता दो, फाइल सिस्टम थोड़ा समझ आया? सी नोड मॉड्यूल्स जो होता है, इसके अंदर हमारा रिएक्ट जेएस का सोर्स कोड होता है जिसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारा बेसिक फाइल स्ट्रक्चर है जो हमारे पास बना बनाया आता है, ओके। तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा काम SRC फोल्डर के अंदर होता है। SRC में भी ये चार चीज़ें बनी हुई आएंगी, इसके अंदर हमें बस app.js के अंदर काम है ये, ओके। हम बताते जाना। एंड दिस एक जो हमारा फंक्शन है लाइक app.js है, इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है, ओके। ये फंक्शन बनाने का क्या तरीका था? इनलाइन फंक्शन कह लो या फिर एरो फंक्शन या फिर लैम्डा फंक्शन, ओके। कि हमने इक्वेट करके और फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम जो रिटर्न कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड JSX, और एंड ये चीज़ हमारा कंपोनेंट हो जाता है जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है एक HTML या JSX कह लो। JSX इज़ जस्ट HTML प्लस जावास्क्रिप्ट, ओके। तो इस चीज़ को हम एक कंपोनेंट कहेंगे, ऐप हमारा कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारा नॉर्मल HTML होता है, जैसे ये div है तो समझ लो स्पैन टैग है, तो हमने एक स्पैन टैग की तरह एक ऐप टैग बना दिया, ओके। कस्टम टैग बनाया हमने, एंड इसकी जो भी कोडिंग है ये सारी हमारी जावास्क्रिप्ट में है, ओके। तो ये हमारा कंपोनेंट है, एंड एक कंपोनेंट को किसी और कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना है हमें, तो वी हैव टू जस्ट इम्पोर्ट दैट, ठीक है। अगर किसी और फाइल के अंदर हमने कंपोनेंट बना रखा है, जैसे कि app.js का क्या मतलब है? ये एक कंपोनेंट है जो कि साइट पर हमारा सबसे पहले कोई भी साइट खोलेंगे, ओके। कोई भी साइट हमने खोली, ये पूरा का पूरा जो पेज है ये एक app.js है, ओके। app.js एंड इसके अंदर हमारे अलग अलग कंपोनेंट, navbar एंड दिस बटन एंड ऑल। तो हम एक button.js बनाएंगे अलग, एक ये image.js, या फिर हमारी मर्ज़ी है, इतना ज़्यादा हमें चीज़ों को सेग्रीगेट करना है या फिर नहीं, ठीक है। navbar के अंदर हम एक इनका अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, इनका अलग कंपोनेंट जस्ट डिफरेंट करने सेपरेट करने से हमारा कोड क्लीन होता है, ओके।
और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो दैट वाज ऑल। इसके अंदर हम इसी में, जैसे ये कंपोनेंट है, हम दो तरीके हैं एक सेपरेट कंपोनेंट बनाने के, या तो सेम फाइल में ही बना लें एक कॉन्स्ट कंपोनेंट का नाम, एंड उसके आगे इक्वेट कर देंगे हम जो भी फंक्शन है, और वो रिटर्न कर रहा होगा एक HTML टैग। ओके। एंड दूसरा तरीका जो हमारा है सेपरेट फाइल बना के, सेपरेट फाइल में फिर हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट, इसके अंदर डॉट स्लैश रेफर्स टू कि सेम डायरेक्टरी में है जो भी हमारा दूसरा कंपोनेंट है। ओके। अब यहाँ पे खाली index.js है, इसलिए ये इंडेक्स ही दिखा रहा है। जैसे हम उसको इंपोर्ट करेंगे जो भी कंपोनेंट है, सपोज index.js है, या फिर हम एक कोई और कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर का फंक्शन इंपोर्ट हो जाता है। ओके ओके, डन। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। अच्छा, मैं कंपोनेंट बना देता हूँ navbar.js, जिसको हम यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट रिटर्न div nav। ओके, एंड इसको हम सिंपली इंपोर्ट करेंगे। एंड मैंने दो तरीके बताए थे, एक्सपोर्ट के भी और इंपोर्ट के भी। इंपोर्ट के दो तरीके थे। फर्स्ट था कि हम नेम इंपोर्ट करें, ठीक है, एक किसी JS फाइल से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है हमें, तो हम नेम इंपोर्ट करते हैं, दैट इज़ एक कर्ली ब्रेसेस लगा के, कर्ली ब्रेसेस, और जो भी इस JS फाइल के अंदर हमारे कंपोनेंट का नाम है वो वही आएगा। ओके। तो navbar फ्रॉम सेम डायरेक्टरी में तो डॉट स्लैश एंड navbar। ओके, आगे .js लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। एंड अगर हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो ये उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेगा इस JS फाइल से जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड है। और यहाँ पे हमने, अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया है, अभी हमने एक नेम्ड एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो हम इसको हटाएंगे, सेपरेटली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोर्ट होगा वो हमारा navbar ही होगा। डन। बिकॉज एक ही JS फाइल के अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अब सपोज navbar कंपोनेंट बनाया मैंने, navbar के अंदर ही मुझे इन तीनों को सेग्रीगेट करना है। एक आइकन होगा, एक ये डिव होगा, एंड एक ये डिव होगा। तो इन तीनों के लिए मैं एक अलग कंपोनेंट बनाने लग जाऊंगा यहीं पे, है ना। यहीं पे एक जो भी एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा हमें, जस्ट कॉन्स्ट एंड सर्च आइकन, दूसरा होगा कॉन्स्ट nav लिंक्स, एंड तीसरा होगा कॉन्स्ट हमारा जो आइकन्स है nav आइकन्स। ओके, एंड उसको मैं इसी में यूज़ कर रहा हूँ, तो हमें उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ एक्सपोर्ट किया, एंड जहाँ पे भी हमें यूज़ करना है वहाँ इंपोर्ट करके, बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करके, एंड जैसे कि हम HTML यूज़ करते हैं वैसे ही हम navbar यूज़ करेंगे। ओके, डन। यहाँ तक समझ आया? एक बार बता दो कम उसमें चैट्स में या कैसे भी। ओके, कूल, हामिद को समझ आ गया। हामिद ठीक है, ठीक है। फारूक वैसे भी पुरानी ही चल रही है, तो समझ आ ही जाना चाहिए होपफुली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर भी बता दो, मतलब किसी को भी डाउट है तो लिख दो चैट में, फिर वो बाद में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ आगे। ओके, एंड कोड को इसी में बात करते हैं थोड़ा, कंपोनेंट्स की सेग्रीगेशन में। ये खाली कोड क्लीनलीनेस के लिए, ठीक है। तो और हमें क्लीन करना होता है तो हम वी जस्ट मेक अ फोल्डर कंपोनेंट्स, एंड सारे कंपोनेंट्स हम इसके अंदर डाल देते हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट ही चल रहा है अभी हमारा, ओके, प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स होता है तो हम कंपोनेंट्स के अंदर भी फोल्डर बनाते हैं कि एक navbar के लिए अलग फोल्डर होगा जिसके अंदर 4-5 कंपोनेंट्स होंगे। वो जब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें रहता है। ओके, तो ये कंपोनेंट, इसके अंदर 2-3 और कंपोनेंट्स बना के, एंड यहाँ देखिए पाथ अपडेट हो गया, ठीक है, ./components/navbar। ओके, डन। नेक्स्ट हमारा क्या था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, कंपोनेंट्स हो गया।
नेक्स्ट था हमारा ओके बेसिक सी चीज़ थी, रिटर्न के अंदर हमारा HTML होता है। ओके हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML यूज़ कर रहे हैं। HTML के अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो वी जस्ट पुट कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर हम करते हैं अपनी जो भी जावास्क्रिप्ट लगानी है। सी अगर ये चीज़ हम HTML में लिखते हैं यहाँ पर 4 + 5 + 9 एंड अगर देखें यहाँ पे क्या रहा है SRC can't resolve contactors, where is contactors? तो सी ये हमारा HTML जो कि एज इट इज़ प्रिंट हो गया, बट ये वो है जो हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे थे, तो जावास्क्रिप्ट में हमने ऐड कर दिया यहाँ पे चीज़ें। ओके एंड सिमिलरली सपोज हमने अपने ऊपर वाली जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर कोई वेरिएबल रखा हुआ है var1 = ABCD, इस वेरिएबल को यूज़ करना है मुझे, तो HTML में लिखूँगा तो ये सिंपली var1 ही प्रिंट कर देगा, बट इसमें लिखूँगा तो दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। हाँ ओके जावास्क्रिप्ट की तरह ही कोड एग्जीक्यूट होगा, ABCD आ गया। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस है हमारा जावास्क्रिप्ट इसमें डालने के लिए। ये काम कब आता है, जब जो कि हम कल कर रहे थे हुक्स वगैरह में, उसमें काम आएगा। अभी जब हुक्स पाएंगे तो अब देखेंगे इसको। ओके एंड इसी JSX के अंदर एक और चीज़ बताई थी मैंने, 2-3 चीज़ें बस डिफरेंट है इस HTML में एंड उस HTML में। ठीक है, इसमें जो हमारा स्टाइल होगा, स्टाइल उसमें होता था डायरेक्ट कोटेशन मार्क एंड अंदर लिख देते थे कि हाँ डिस्प्ले हमारा जो होगा वो जो भी होगा ब्लॉक होगा सेमी कॉलन एंड आगे जो भी ओके कलर वगैरह। बट यहाँ पे ना डबल कोट्स चलेंगे ना सेमी कॉलन चलता है, यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रेसेस चलेगा, क्योंकि जो भी हमारा स्टाइल डिफाइन होगा वो दिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन होगा, जो कि जावास्क्रिप्ट में होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट डालेंगे और जावास्क्रिप्ट में भी क्या डालेंगे, एक ऑब्जेक्ट डालेंगे। ओके तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट मतलब डिक्शनरी, जो कि कर्ली ब्रेसेस से ही डिफाइन होता है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, इसको थोड़ा और कम कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉन्स्ट स्टाइल्स या फिर स्टाइल ऑफ डिव ऐसे करके एंड ये एक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके इसके अंदर मैं डालूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट कलर ब्लैक बैकग्राउंड कलर जो भी ओके, फिर ये ब्लैक एंड कलर वाइट। अब सी यहाँ पे 2 चीज़ें देखो, ये है कुछ भी नहीं, हमारा नॉर्मल डिक्शनरी है जो कि पाइथन में होता है या फिर जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, दिस क्या ऑल जेड फॉर व्हाट, अरे ओ ओके ओके थैंक यू। तो ठीक है, इसको हम थोड़ा वो कर देते हैं। अब सी तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर में सेम CSS होगी। ओके बस जस्ट अ सेकंड, आवाज़ आ रही है। तो एंड यहाँ पे सेमी कॉलन के बजाय कॉमा यूज़ हो रहा है। ओके ये डिफरेंस है, कोटेशन सब कुछ कोटेशन कोट्स में होगा एंड हाइफन की जगह जो चीज़ें CSS में हाइफन होती थी है ना, बैकग्राउंड हाइफन एंड ये होता था हमारा CSS में, बस ये चीज़ें हटा के कैपिटल आ जाएगा। ओके कैमल केस हो जाएगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में माइनस का मतलब माइनस होता है। ओके एंड इसके अंदर की चीज़ें सारी सेम रहेंगी जो CSS वाली होती थी। अब बस इस ऑब्जेक्ट को हम एज अ CSS यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल ऑफ डिव। ओके अब अगर मैं कुछ लिखूँगा ABCD डन, तो यहाँ पे इस पर CSS लग गई हमारी। ओके सिमिलरली हम थोड़ी और चीज़ें अगर कर दें, पैडिंग कर देंगे 10। इसमें एक और चीज़ है, लाइक उसमें हमें पिक्सल्स में लिखना पड़ता था या फिर REMs होता था या फिर
कुछ भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी होता है, हम डायरेक्ट इंटीजर भी पास कर सकते हैं। अगर हमें पिक्सल्स में लिखना है तो पिक्सल्स में भी लिख सकते हैं, 20 पिक्सल, दिस विल ऑल्सो वर्क। एंड अगर हम डायरेक्ट 10 लिख दें तो दिस विल ऑल्सो वर्क, ओके। तो उसकी दिक्कत नहीं है कोई, इंटीजर वाली चीज़ें बिना कोड्स के आ सकती हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया CSS इन जावास्क्रिप्ट, दूसरी चीज़, ओके। HTML इन जावास्क्रिप्ट देन CSS इन जावास्क्रिप्ट कैसे होती है, ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। इस यहाँ तक हम कंपोनेंट्स बनाने के लायक हो गए, ठीक है। हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं, कोड को क्लीन करने के लिए हम कंपोनेंट्स दूसरे फोल्डर्स में रख सकते हैं, ओके। नाउ कम्स जो हम आई थिंक हुक्स कर रहे थे। एंड सी दूसरा तरीका तो है ही, लाइक अगर हम ऐसे जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना है ना, तो हम जस्ट सिंपली इसको, जैसे कि ये हम app.css बना के नॉर्मल HTML में करते थे, इसको हटा के हम एक इसको क्लास दे देंगे। क्लास भी याद रखना, क्लास इक्वल्स टू ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, क्लास नेम होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास का मतलब कुछ और होता है, ओके। ये थी आपकी चीज़, एंड इसको हम क्लास दे देंगे app.css में जाके हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है डॉट ऐप का, मतलब क्लास नेम ऐप का, सेंटर लैंड, ओके। ये हमारा तीसरा तरीका डन। अभी तक क्लियर है सबको? हम CSS यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, HTML यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, HTML के अंदर, ओके कूल कूल, ठीक है। बता दो एक बार। और यहाँ पे index.css है ना, तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। हाँ उसके अंदर भी, हाँ हाँ उसमें बस ये होगा index.js के अंदर हम हाँ यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है ना, तो इस फाइल के अंदर जो जो कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, जैसे ऐप है तो ऐप के ऊपर ये index.css फाइल काम करेगा। इसके बाहर, इस फाइल के बाहर कोई होगा वो उस पर काम नहीं करेगा। तो बेसिकली हाँ app.css वाला सारा कोड इसमें भी डाल दें अगर हम, तो भी सब काम चल जाएगा, ओके। बाकी बताओ एक बार, कोई दिक्कत? ठीक है, अभी समझ आ रहा है सबको? इन पे दो फोल्डर्स हैं, app.css और index.css, डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस वैसे बेसिकली कुछ नहीं है। हम एक को डिलीट करके, ये जस्ट ऐसा है कि जैसे कि हमने यहाँ कंपोनेंट बनाया ना navbar.js, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे एक ऐसा कर देंगे, navbar.css बनाएंगे और इसके अंदर खाली navbar का CSS लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये CSS इसकी है, वरना हम सारी CSS एक ही फाइल में index.css में डाल सकते हैं। बट दो प्रैक्टिस होते हैं, वो हर डेवलपर का अपना है। कोई एक ही CSS फाइल में सब कुछ डाल देगा, वो भी काम कर जाएगा कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एंड कोई हर कंपोनेंट का अलग अलग CSS फाइल बनाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ऐसा है, ये index.css इसमें इंपोर्ट किया हुआ है और इसी कंपोनेंट के अंदर हमारा ऐप है और इस ऐप के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट होंगे बाकी, तो सब पे ही index.css काम करेगा, ठीक है। और इसका .css इसमें नॉर्मल CSS ही लगेगी, इसमें कुछ वैसा जावास्क्रिप्ट वाला CSS नहीं लगेगा, ओके। तो क्लियर है अभी तक सबको? ठीक है ठीक है। विश्वा, हिमाली एंड प्रियांशी आपको समझ आ रहा है कुछ कुछ? अगर HTML CSS हो गई होगी तो एटलीस्ट ये जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट आई नो शायद समझ नहीं आ रहा, एक ही CSS वाले, एक है CSS वाले, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैं तो एक CSS वाला, ठीक है। गुड गुड। एक CSS वाली फाइल रखने से बस एक वो होती है दिक्कत
लाइक जब बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे ना, जब बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे तो उनमें 10-12 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। हाँ, और सबका सब कुछ एक सी एस एस फाइल 500-500 लाइन्स की हो जाती है। मेरे कुछ कुछ पुराने कोड है सी एस एस में, उसमें 500-600 लाइन। अब उसमें हमें ढूंढना पड़ता है कौन सी क्लास नेम को मैंने क्या डिज़ाइन दिया था और उसको कैसे चेंज करूँ। बूटस्ट्रैप में ज़्यादा, हाँ 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 हाँ, बूटस्ट्रैप टेलविंड। अगर फ्रंट एंड में जाना है तो सही है, फ्रंट एंड करके आए हैं ना तो समझ आया थोड़ा, इनलाइन ही डालते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, ये वाली जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है वेरिएबल एक var1, इसको हम कंपोनेंट के बाहर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं एंड इसी को मैं अंदर भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ठीक है, बस ये होगा अगर मैंने इसको यहाँ डिफ़ाइन किया तो, और मैंने यहाँ भी कोई कंपोनेंट बनाया अलग से, कॉन्स्ट सपोज कंटेंट करके कोई कंपोनेंट है, तो इसके अंदर मैं वो वेरिएबल यूज़ नहीं कर पाऊँगा। फिर ये वाला वेरिएबल अगर ये बाहर होगा तो ये ग्लोबल वेरिएबल होगा, ग्लोबल इन द सेंस कि सारे कंपोनेंट्स इसको एक्सेस कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि हम जनरली ग्लोबल यूज़ ना करें, लोकल ही रखें। ग्लोबल स्पेशल केसेस अगर हमें ज़रूरत है तभी करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी समझ आया सबको। तो अब मैं हुक्स पे बढ़ूँगा। ठीक है, आई होप उस हुक से पहले कुछ नहीं रह गया हमारा। ठीक है ठीक है, ओके। हुक्स पे यहाँ पे वैसे तो सब ले रखे, एक हामिद नहीं था, बाकी सब थे, फिर भी मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। तो देखो, हुक्स क्या होते हैं। हुक्स इज़ बेसिकली रिएक्ट जेएस। ओके, रिएक्ट जेएस हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें करने में जो कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से एक्सेसिबल नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 हुक्स के नाम बताए हैं, यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफ़ेक्ट। ठीक है, हुक्स काफ़ी सारे होते हैं और भी बहुत होते हैं। रिएक्ट की ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्री है, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन, उस पर मिल जाएगी। ओके, बट जो बेसिक आइडिया लेने के लिए यूज़ इफ़ेक्ट एंड यूज़ स्टेट, ये 2 हुक्स हैं, ये हमारे ऑलमोस्ट सारे काम कर देते हैं। ठीक है, बाकी हुक्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम चाहे तो इन्हीं 2 हुक्स से सारे काम कर लेंगे। ठीक है, दोनों को सबसे पहले दोनों ये रिएक्ट जेएस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, एक्सपोर्ट कर रहा है अपने फाइल से, तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इंपोर्ट नेम्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, अब सी, दोनों हुक्स का या दोनों फंक्शंस का मैं काम बताता हूँ। यूज़ इफेक्ट। ओके, सबसे पहले यूज़ इफेक्ट, पहले मैं एक कोड लिख देता हूँ, फंक्शन प्रिंट console.log just something। ओके, एंड हमारा यूज़ इफेक्ट हुक, यूज़ इफेक्ट फंक्शन, इस हुक को यूज़ कैसे करेंगे, नॉर्मल फंक्शन की तरह, यूज़ इफेक्ट एंड ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट पैरामीटर आई होप सबको पता होगा, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट करिए तो ये तो पता ही होगा। यूज़ इफेक्ट एंड इसके अंदर हमारा जो भी फंक्शन का नाम है, प्रिंट। अब देखो इस कोड का मतलब क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना, सारा काम, सारा कोड जो है हमारा, वो फंक्शन के अंदर ही हम करेंगे। ठीक है, कोई भी कोड होता है, ताकि अगर हम बाहर करेंगे ना तो वो कोड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि index.js है सपोज, इसके अंदर मैंने ये ऐप कंपोनेंट कॉल किया हुआ है। ठीक है, अभी ये इस कोड पे मत जाना, ये मैंने कल ही समझाया था, बट ये शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा मेजॉरिटी को, तो इस पर ध्यान मत दो। इसके जगह पहले खाली ये ऐप लिखा हुआ था, तो मैंने ऐप को इंपोर्ट किया हुआ है। तो अब इस ऐप कंपोनेंट के अंदर का ही कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, बाहर का कुछ नहीं होगा। तो फंक्शन के बाहर कोड प्रेफर करना कि मत लिखो। ठीक है, अब सी, ये कोड हमने लिखा यूज़ इफेक्ट यूज़ करने के लिए।
इस यूज़ इफ़ेक्ट हुक को इस कंपोनेंट के अंदर यूज़ किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपोनेंट जब भी स्क्रीन पर रेंडर होगा, रेंडर इन द सेंस जब भी क्रिएट होगा या फिर डिलीट होगा या फिर इस कंपोनेंट में कोई भी चेंज आएगा, तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा हमारा। ओके, प्रिंट वाला या जो भी हम फंक्शन इसके अंदर पास करेंगे वो फंक्शन कॉल होगा जब भी ये स्क्रीन। अब सपोज़ सबसे पहला तो अभी अभी ही हमारा वो हो जाएगा, कॉन्सोल लॉग हो जाएगा। यार यहाँ पे आ गया। अब सी 2 बार प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसमें कुछ भी और चेंज लाऊं, वैसे अभी कुछ चेंजिंग एलिमेंट है नहीं, एक ही चेंज है कि हाँ, जब हमारे ये app.js जो कि ये वाइट स्क्रीन दिख रही है इतनी बड़ी, ये हमारा app.js है, ये जब रेंडर हुआ मतलब आया, तब ये चीज़ हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ। और इस फंक्शन में क्या था, console.log दिस। ओके, ये तब होता है, ये यूज़ इफ़ेक्ट हुक तब काम आता है जैसे कि सपोज़ हम एक कोई वेबसाइट बना रहे हैं एंड उसके अंदर हमारा बैकएंड है। बैकएंड से हम बैकएंड पे हमने एक एपीआई बनाया है जहाँ जो कि सपोज़ स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, मान लो ईआरपी, स्कूल ईआरपी, कॉलेज ईआरपी जो होता है, हम स्टूडेंट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि जैसी साइट लोड हो उसके बाद हमारा फंक्शन कॉल हो डेटा फेच करने वाला, ठीक है, क्योंकि साइट लोड होने से पहले नहीं करेंगे, साइट लोड होने के बाद करेंगे। पहले करेंगे तो ये चीज़ें हमारी रेंडर ही नहीं हुई है तब तक, तो हम डेटा फेच करके उसको डालेंगे कहाँ, ठीक है। तो जब ये रेंडर हो गया, मतलब स्क्रीन पे ये आ गया, तब यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा, डेटा फेच करेगा, मतलब ये फंक्शन सर्वर से डेटा फेच करेगा एंड उसको फिर हम यहाँ डालेंगे। वो कैसे डालेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। वो हम अगले उससे डालेंगे, यूज़ स्टेट वाला जो हुक है उससे, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट तो सुपर इजी है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आती। इसमें बस हम फंक्शन पास कर रहे हैं, जो फंक्शन जैसे ये कंपोनेंट स्क्रीन पे आ रहा है। अब सपोज़ हमने कोई और कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो छोटे छोटे, एक अलग पेज होगा, मान लो हमारा मान लो कॉन्टैक्ट अस का पेज है, एक अलग पेज, ठीक है। या फिर हमारी एक यही सपोज़ ईआरपी वाली वेबसाइट है, इसमें अलग अलग पेजेस होंगे, एक होमवर्क का सेक्शन होगा, एक अटेंडेंस का सेक्शन होगा। तो लाइक जो अटेंडेंस का सेक्शन होगा वो एक attendance.js बनेगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो डालेंगे तो वो अटेंडेंस वाला पेज लोड होते ही ये यूज़ इफ़ेक्ट जो भी उसका खुद का यूज़ इफ़ेक्ट होगा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। डन। इसमें किसी को आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैं कर देता हूँ। यूज इफेक्ट प्रिंट का वो है, क्या 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 यूज इफेक्ट ब्रैकेट के अंदर प्रिंट का यूज करें। प्रिंट, अरे मैंने बताया ना, प्रिंट जो है वो फंक्शन है, फंक्शन का नाम है। तो यूज़ इफ़ेक्ट हुक जो होता है वो उसके अंदर हम वही फंक्शन पास करेंगे जो फंक्शन कॉल हो जाए, जैसे ही ऐप रेंडर हो। जैसे ही ये ऐप रेंडर हुआ, हमारी वेबसाइट यहाँ पर आई, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया ना, यू जस्ट प्रिंटेड समथिंग। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो फंक्शन पास किया हुआ ये फंक्शन कॉल हुआ और इस फंक्शन के अंदर ही हमने ये लिखा हुआ। इसको हम हटा देते हैं या फिर कुछ और भी, मतलब आई गेस आइडिया लग गया होगा। ये कॉन्सोल लॉग मैंने बस बताने के लिए किया हुआ है कि हाँ ये फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, प्रिंट फंक्शन। कुछ आइडिया लगा होगा, ठीक है। आइडिया ना लगे तो दो तीन बार 10 बार पूछ लेना, ठीक है, कोई भी। ओके डन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, जब रेंडर होगा, रेंडर जब मैं कह रहा हूँ, रेंडर का मतलब है स्क्रीन पर आना उसका, ठीक है, क्रिएट होगा, ठीक है। और हाँ, यूज़ इफेक्ट के अंदर एक और चीज़ होती है, मैंने कल ठीक है, मैंने तीन चीज़ें बताई थी। यूज़ इफेक्ट तीन तरह से कॉल हो सकता है। पहला तो कि जब app.js रेंडर हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में आई, वेबसाइट हमारी खुली, ठीक है, तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तब एक बार ये हमारा हे जस्ट प्रिंटेड समथिंग प्रिंट होगा।
दूसरा तब हो सकता है जब हमारा app.js बंद हो, ठीक है, क्योंकि वो भी एक चेंज है app.js के अंदर, ठीक है। हमने सपोज साइट को रीडायरेक्ट कर दिया किसी और पेज पे, तो वो भी एक चेंज हुआ, ये दूसरा चेंज होगा। एक हमारा तीसरा चेंज होता है अगर app.js के इस फंक्शन, इस कंपोनेंट या फंक्शन के अंदर में कोई चेंज आया, लाइक सपोज इस वेरिएबल की वैल्यू हमने चेंज कर दी, ठीक है। हमारी साइट चल रही है मान लो, ओके, साइट चल रही है एंड मैंने ये कोड किया हुआ है कि ये बटन दबाने पे वेरिएबल 1 की वैल्यू कुछ और हो जाए। कुछ और होते ही इस कंपोनेंट के अंदर का कुछ डेटा चेंज हुआ ना, तो अब जैसे ही वो डेटा चेंज हुआ वो एक कंपोनेंट के अंदर का चेंज हुआ एंड ये प्रिंट फंक्शन अगेन विल बी कॉल्ड, ओके। तो ये 3 बार हो गए। अब बट अगर मैं चाहता हूँ कि 3 बार ना हो, खाली एक ही बार ही फंक्शन कॉल होगा जब वेबसाइट स्टार्ट होगी बस। कोई फंक्शन ऐसा होता है जो मैं चाहता हूँ कि खाली स्टार्टिंग में हो, जैसे कि ERP से डेटा हमें सर्वर से डेटा फेच करना है ERP के लिए, है ना। तो फेच करना है वो मुझे एक ही बार करना है जब वेबसाइट लोड होगी। ये नहीं कि हर बार कुछ चेंज आ रहा है तो बार बार मैं डेटा फेच करे जा रहा हूँ साइट सर्वर से। उसके लिए बस फंक्शन के आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट पास करते हैं, खाली ब्रैकेट, ओके। एक छोटी सी ट्रिक है, इससे जो भी फंक्शन होगा वो एक ही बार कॉल होगा, वरना सपोज जितनी बार मैं ये क्रोम ब्राउज़र खोल रहा हूँ ना उतनी बार प्रिंट हो रहा है, बट अब ये एक ही बार प्रिंट होके रह गया, ठीक है, बिकॉज मैंने वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। अब ऐसा नहीं बार बार होगा, स्टार्टिंग में होगा बस एक बार, ये जो भी फंक्शन है वो एक बार कॉल होगा स्टार्टिंग में, ओके, ठीक है। आई होप समझ आया, एक बार बता दो किसी को भी क्लियर, ठीक है, ठीक है। और भी बता दो एक बार, बाकी भी बाकी है कौन, हामिद को भी, विश्वास, हिमाली, दिक्कत आ रही कुछ समझने में तो बता दो, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हिमाली को भी, विश्वास नहीं, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू जो हमारा यूज स्टेट हो गया, ठीक है, हमने इंपोर्ट किया हुआ है। अभी इसको कमेंट कर देते हैं, बट नहीं हर बार प्रिंट करवाता रहेगा जब हम खोलेंगे साइट, ठीक है। यूज स्टेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यूज स्टेट हम कैसे यूज़ करते हैं, सी यूज स्टेट, पहले मैं अगेन सेम एग्जांपल लूँगा। मैंने एक बनाया लेट यूज़र इक्वल्स टू यूज़र 1, ओके। सपोज़ कोई यूज़र का यूज़र आईडी में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, यूज़र है यूज़र 1 नाम से, एंड मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, ओके, चेंज यूज़र, ठीक है। एंड बटन में एक HTML में हमारा वो होता था एट्रीब्यूट ऑन क्लिक करके ये, एंड कर्ली ब्रेसेस क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट पास करेंगे। जावास्क्रिप्ट क्या होगा, फंक्शन का नाम जो भी कॉल होगा बटन दबाते, तो ऑन बटन क्लिक, अभी के लिए हम करते हैं console.log बटन क्लिक, ओके, यहाँ पे पास कर देता हूँ ऑन बटन क्लिक, ओके। नाउ ऑन बटन क्लिक हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। यहाँ से छोटा दिख रहा होगा वैसे काफ़ी, बट ये नंबर बढ़ रहा है। ये हमारा जो ब्रेव ब्राउज़र है ये एक ही साथ दिखाते थे सारे console.log एक ही लाइन में, ओके। तो अब मैं console.log के बजाय दूसरा चीज़ करूँगा। लेट और कॉन्स्ट में सबको डिफरेंस पता होगा आई होप, लाइक पुराने जावास्क्रिप्ट में वैर यूज़ करते थे, या शायद काफ़ी वैर यूज़ करते हुए आए होंगे अभी तक, ओके। वैर भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कॉन्स्ट या फिर लेट यूज़ करते हैं नए ट्रेंड के हिसाब से, या फिर जो नया वर्जन है, हाँ, हमारा ES6 ये सारी चीज़ें जो हैं, ओके, 2020 2021 वगैरह भी शायद आ गए, ठीक है, उन सब के हिसाब से हम लेट, ठीक है। तो कॉन्स्ट और लेट में डिफरेंस बस इतना सा है कि कॉन्स्ट जो है हमें ये यूज़र की वैल्यू चेंज नहीं करने देगा, अगर मैंने यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करी तो वो हमें एरर दिखा देगा, ठीक है।
एरर दिखा देगा एंड कुड नॉट फाइंड यूज़र। अच्छा ठीक है, ये यहाँ हमारे टर्मिनल में एरर दिखा देगा, तो मैं एरर नहीं चाहता इसलिए लेट कर रहा हूँ। लेट का मतलब है कि ये म्यूटेबल है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अब एरर नहीं दिखाएगा। अब सी मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद बैकएंड पे सोचना क्या हो, बैकएंड आई मीन कि जो पीछे कोड है उसमें सब इमेजिन करो क्या हो रहा होगा। मैंने क्लिक किया, यूज़र की वैल्यू यूज़र 2 हो गई, ठीक है। अब सपोज़ ABCD है ना, यहाँ पर मैं एक कर्ली ब्रेसेस लगा कर प्रिंट कर रहा हूँ यूज़र को, ठीक है। यूज़र 1 है, ओके। दिस काफ़ी छोटा दिख रहा है ना इसको, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में जो भी लिख रहे हैं वो HTML है। नहीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये हमारा जावास्क्रिप्ट है। क्योंकि यूज़र जो है ये हमने जावास्क्रिप्ट में डिफ़ाइन किया हुआ है। रिटर्न के ऊपर सारा जावास्क्रिप्ट, रिटर्न के नीचे सारा HTML। और इस HTML में भी अगर हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो कर्ली ब्रेसेस कहीं कहीं जगह, जैसे यहाँ पे मुझे कर्ली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगानी थी, क्योंकि ऑन बटन क्लिक HTML में तो कुछ भी नहीं होता, जावास्क्रिप्ट में मैंने खुद बना रखा है ऑन बटन क्लिक, इसलिए यहाँ पे यूज़र भी मैंने जावास्क्रिप्ट में बना रखा है इसलिए, ओके। तो हाँ HTML के ऊपर का पूरा HTML के ऊपर का ये सब, हाँ ये जावास्क्रिप्ट है हमारी, हाँ हाँ ये पूरा ही फाइल हमारा जावास्क्रिप्ट है, इंपोर्ट से लेकर एंड तक। बस रिटर्न के अंदर का जो है ये हमारा HTML है ना। तो रिटर्न आते हैं यहाँ पे। अब देखो सी मैंने क्या कोड किया हुआ था कि जैसे ही मैं बटन क्लिक करूँगा, यूज़र जो है यहाँ पे जो मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ इसकी वैल्यू यूज़र 2 हो जाएगी, है ना। क्लिक किया बट यहाँ पे यूज़र 1 ही रहा है, ठीक है। बैक स्टेज ये चीज इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, ठीक है, यूज़र 2 हो चुका है ये, बट हाँ यहाँ पे यूज़र 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक बार तो रेंडर हो गया ना ये जो इनिशियल वैल्यू थी यूज़र की उस हिसाब से। तो अब ये पूरा पेज स्टैटिक है, एक सिंगल HTML पेज लोड हो गया है एंड दैट्स इट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये अपडेट होता रहे डेटा के साथ, मतलब जो भी पीछे में डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से कंपोनेंट अपडेट होता रहे। उसके लिए हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल डिफाइन करने के दो तरीके हमारे पास, या तो नॉर्मल ये var या फिर const या फिर let, ठीक है। एक ये तरीका हो गया वेरिएबल बनाने का। इस वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बट ये वेरिएबल अपडेट नहीं होता हमारी इसकी वैल्यू के साथ। तो अब हम इसको हटाएंगे, यूज स्टेट वाले मेथड से हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ठीक है। यूज स्टेट वैसे ऐसे सजेशन से कर लोगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि लंबा सा रहता है इसका थोड़ा, हाँ ठीक है, बट ये चीज़ समझ नहीं आएगी इसलिए मैं अब से यूज स्टेट को यूज़ कैसे करते हैं। कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि एक एरे होगा, एरे के अंदर पहला होगा हमारा वेरिएबल का नाम जो कि था यूज़र, दूसरा होगा फंक्शन का नाम सेट यूज़र। सेट यूज़र अभी आगे काम आएगा, इक्वल्स टू यूज स्टेट ब्रैकेट के अंदर इसकी ये वाली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यूज़र 1, ओके। ये भी सेम चीज़ है जो अभी हमने ऊपर करा, ठीक है। यूज़र वेरिएबल को मैंने यूज़र 1 के इक्वल कर दिया, ठीक है। एंड ये जो सेट यूज़र है, ये चीज़ एक फंक्शन है, ठीक है। एग्जिस्टिंग फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको खुद बना के खुद फंक्शन डिफाइन करके यहाँ डालना है। ये फंक्शन यूज स्टेट हमें बना के देगा। ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ये चीज़ ये एक एरे रिटर्न करेगा, जो एरे इसके इक्वल होगा यूज़र एंड सेट यूज़र। तो हम उसको सेपरेटली इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र की वैल्यू हो गई यहाँ यूज़र 1। अब सपोज़ मैं यहाँ खोलता हूँ अगर, तो सी अभी भी यही है, ठीक है, क्योंकि यूज़र की वैल्यू यूज़र 1 है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज स्टेट के हिसाब से, हम यूज़र को इस वेरिएबल को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते यूज़र 2। ये देखो चेंज करूँगा तो क्या होगा, एरर आ गया, ठीक है, बढ़िया सा, क्योंकि ये चीज़ इम्यूटेबल है। जो यूज स्टेट से वेरिएबल आता है, इसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए हमें सेट यूज़र फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा।
जो कि हमने बाद में पास किया था। जो भी हमारा सेकंड पैरामीटर सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा, ये इसको हम यूज़ करेंगे एज अ फंक्शन, और इसके अंदर हम इसकी अपडेटेड वैल्यू पास करेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी यूज स्टेट के अंदर, ठीक है। एंड दिस विल बिकम यूज़र्स न्यू वैल्यू, और ये यूज़र का अपडेटेड वैल्यू है, ठीक है। जो चीज़ हम यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल कर रहे थे, यूज़र इक्वल टू यूज़र 2, हमने यहाँ से पास किया। अब इससे क्या होगा, ये यूज़र को हम जहाँ जहाँ यूज़ कर रखे होंगे, यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है ना अपने JSX में, तो ये चीज़ अपडेट हो जाएगी, अपडेट हो गई। या फिर अगर और अच्छा देखना है, मैं इसको इसके बजाय 0 कर देता हूँ। एंड सेट यूज़र, मैं चाहता हूँ बटन क्लिक करते ही ये इसकी वैल्यू 2 से बढ़ती रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेट यूज़र, इसके अंदर अपडेटेड वैल्यू जो कि होगी यूज़र, मतलब अभी तक का जो यूज़र का वैल्यू है, +2। नाउ सी 0 2 4 6 8 10 12, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा यूज स्टेट हुक हो गया, ओके। एंड इसका अगर यूज़ केस वैसे मैं बता चुका हूँ, यूज़ केस इसका अगेन वही था हमारा, लाइक जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था चैट वाला, या फिर जैसा कि अभी हम एग्जांपल ले रहे थे ERP वाला। अब सपोज़ जो भी होमवर्क वाला सेक्शन होगा, होमवर्क में लिस्ट होगी होमवर्क्स की, उसमें एक बार कोई भी बच्चा है वो क्लिक कर देगा कि हाँ डन हो गया, ठीक है, टिक पे क्लिक कर देगा। उसे टिक करने के बाद जो लिस्ट है हमारी, है ना, वो लिस्ट अपडेट होगी, ठीक है, क्योंकि वो लिस्ट हम जावास्क्रिप्ट से रेंडर कर रहे हैं। हम जैसे सपोज़ अगर हम रिएक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, HTML में नहीं रिएक्ट में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक एरे बनाएंगे होमवर्क्स करके, जिसके अंदर हमारे सारे होमवर्क्स होंगे, पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क एंड ऐसे सो ऑन, ठीक है। अब इस चीज़ को हम वहाँ पे रेंडर कर रहे होंगे, जैसे ही ये एरे अपडेट होगा वो पेज भी अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। बट वो पेज अगर ऐसे हम नॉर्मली करेंगे तो अपडेट नहीं होगा, यूज स्टेट से हम इस एरे को बनाएंगे। जैसे अभी हमने ऐसे बनाया ना, इसको हम बनाएंगे कॉन्स्ट अगेन एरे होमवर्क सेट होमवर्क्स इक्वल यूज स्टेट, एंड इसके अंदर इसकी जो इनिशियल जो भी वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू हमने क्या डाल रखी है, ABCD EFGH। एरर आ रहा है क्योंकि दो बार डिफाइन कर रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे करेंगे, ओके। ये एक एरे है। अब ये एरे जब जब अपडेट होगा तब तब इस होमवर्क्स वेरिएबल को हमने जहाँ जहाँ यूज़ कर रखा होगा वो अपडेट हो जाएगा अपने, ओके। ये फ़ायदा है हमारा यूज स्टेट यूज़ करने का, बजाय कि हम नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करें। एंड यूज स्टेट, अच्छा पहले ये बताओ यूज स्टेट समझ आया एक बार, किसी को प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो, फिर मैं इनका कंबाइंड यूजेज बताऊँगा, दोनों को एक साथ कैसे यूज़ करेंगे फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने में जब बैकएंड पे देंगे। बताओ एक बार, इसमें किसी को अभी तक डाउट हो? वैसे सारा पुराना ही है। ओके, अज्यूमिंग किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो एंड नाउ इन दोनों का इन दोनों का कंबाइंड यूसेज ये हो सकता है हमारा, लाइक सबसे पहले मैं यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट मैंने यूज़ किया कि ताकि जैसे ही वेबसाइट हमारी लोड हो एक फ़ंक्शन कॉल हो, ठीक है। वो फंक्शन क्या होगा हमारा, ऐसा फंक्शन जो कि डेटा फेच कर रहा है, जो कि होमवर्क्स को फेच कर रहा है हमारे सर्वर से। हम सर्वर पे अपना कुछ बैकएंड का कोड लिखेंगे जो कि सेंड करेगा एक लिस्ट होमवर्क्स की, ठीक है। वो लिस्ट आएगी यहाँ पर हमारी साइट पे। ये जो भी हम कोड लिख रहे हैं सारा फ्रंट एंड का कोड है, तो ये कोड यूज़र के ब्राउज़र में चल रहा होगा, ठीक है। तो यूज़र के ब्राउज़र में वो एरे आया, अब वो एरे को हम सेट होमवर्क्स वाले फंक्शन यूज़ करके होमवर्क्स का पहले होमवर्क्स अब एम्प्टी एरे रहा होगा, ये इसकी इनिशियल वैल्यू रही होगी, ठीक है। इनिशियल वैल्यू है तो जैसी साइट लोड होगी लिस्ट जो होगा वो एम्प्टी होगा, ठीक है। जब हमारा यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा, इसके अंदर का फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन डेटा फेच करेगा,
डेट सपोज कुछ भी जो भी फेच का स्टेटमेंट होता है वो चीज़ हो जाएगी हमारी न्यू होमवर्क्स। ओके, ये हमारा है इसको मैं कर देता हूँ। ओके, एक न्यू होमवर्क्स वेरिएबल बनेगा जो कि कोई लिस्ट आएगी सर्वर से। एंड नाउ वील जस्ट सेट होमवर्क्स, इसके अंदर हम न्यू होमवर्क्स पास कर देंगे जो भी सर्वर से आया होगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारा न्यू होमवर्क्स, और उसके हिसाब से फिर हमारी साइट का जो डेटा होगा वो भी रीलोड हो जाएगा, खाली डेटा रीलोड होगा। दिस पॉइंट हैज़ टू बी नोटेड कि हमारा जो पेज होता है पूरा पेज रीलोड नहीं होगा, ठीक है, खाली वो कंपोनेंट रीलोड होगा जो कि इस लिस्ट को यूज़ कर रहा था। ओके, और हमारा मेन मोटिव यही होता है जब हम रिएक्ट जेएस में कोड कर रहे होते हैं कि हमारी साइट कभी भी लोड ना हो, नीदर जब डेटा चेंज हो रहा है तब, और ना ही जब हम पेज को चेंज कर रहे हैं तब, ठीक है। पेज में हम इंटरचेंज करेंगे तो दैट विल ऑल्सो नॉट रीलोड आवर साइट। ओके, तो एक बार ये बता दूँ, ये क्लियर है। एंड अगर ज़्यादा नहीं हुआ है तो मैं फाइनल जो टॉपिक था हमारा रीलोडिंग वाला, रीलोड को प्रिवेंट करने वाला, उसका ऑल्टरनेटिव जो होता है, जो कि चीज़ यहाँ पे हमने कोड करी हुई है, ये ब्राउज़र राउटर राउट्स एंड राउट, ये देखेंगे क्या होता है अगर अभी ये ज़्यादा नहीं हुआ है तो। पुराना ही था ये वैसे सारा। बता दो एक बार, क्लियर है? डाउट है तो किसी को बता दो, कुछ भी डाउट है। किसी को अगर नॉर्मल इसमें जावास्क्रिप्ट में दिक्कत आ रही है ना, या ये क्योंकि मैं आई एम श्योर कि यहाँ काफ़ियों को दिक्कत आ रही होगी, जितने नहीं आए हैं और जितने आए हैं उनमें से सब में से, बिकॉज रिएक्ट जेएस है एंड इसमें हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट लग रही है। ओके, एंड सही बताऊँ तो बैकएंड का कोड इससे सिंपल होगा थोड़ा हमारा, ये दिखने में थोड़ा डरावना है, ठीक है। बैकएंड में हमारा खाली लॉजिक होता है, वो बस एक बार आ जाए तो फिर इतना मतलब ऐसा दिखने में थोड़ा भयंकर सा नहीं लगता, ठीक है। इतनी चीज़ें भी नहीं होंगी, हुक्स वगैरह, उसमें बस होगा मॉड्यूल्स होंगे, मॉड्यूल यूज़ करेंगे हम, इंपोर्ट करेंगे एंड जस्ट यूज़ करेंगे, हमें बस ऐसा आ जाए फंक्शन कैसे यूज़ करना है एंड ऑल दिस, ठीक है। तो अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है इसमें तो स्किप कर देना, हमारी नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारी Node.js की होगी। ओके, तो मैं बताओ फिर आज ये भी बता देता हूँ राउटर्स, अगर समझ आ रहा है तो। सी यहाँ पे मोस्टली तो शायद थे पहले की क्लास में, एक हामिद नहीं था, और एक और बता दो, और कोई था क्या? आई गेस सभी थे इस राउटर वाली क्लास में, यूस्टेट एंड राउटर वाली क्लास थी एक। बट आई एम अज्यूमिंग कि किसी को भी समझ नहीं आया होगा ये राउटर, उस हिसाब से मैं दोबारा से बताता हूँ। ये था हमारा इनिशियल कोड, ठीक है। अब सी रिएक्ट राउटर, सबसे पहले कंसेप्ट क्या है? रिएक्ट राउटर है एक मॉड्यूल जो कि रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर, ताकि हम सिंगल पेज में ही राउटिंग कर पाए, ठीक है। राउटिंग क्या होती है, जो बेसिक किसी वेबसाइट पे जाके देखेंगे अगर हम कोई बेसिक, हाँ ये अब सी मैं यहाँ पर अगर किसी पेज पर जाऊँ, रिटर्न टू शो, अब सी यहाँ पे साइट रीलोड हो रही है, इस चीज़ को हम राउटिंग ही कहते हैं कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे राउट किए या फिर दिस पाथ को, ठीक है। तो इस राउटिंग का ऑल्टरनेटिव वे है रिएक्ट जेएस के खुद का, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम मॉड्यूल से आएगा, ठीक है। उस मॉड्यूल से हमारी जो भी राउटिंग होगी वो सिंगल पेज में हो जाएगी। मतलब अगर मैं ये बताऊँ कि काम कैसे करता है, तो बेसिकली होता ही है पीछे में, मतलब नॉट एट दी बैक एंड, यूज़र के ब्राउज़र में क्या होता है, पूरी साइट एक बार में लोड हो जाती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो भी हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है।
एंड उसके बाद जो भी पेज पे रीडायरेक्ट करना होता है उसको, या जो भी कंपोनेंट को हमें स्क्रीन पे लाना होता है, उसका कोड बस आता है HTML में, एंड वो चीज़ हमारी शो हो जाती है सामने में, ठीक है। तो सिमिलरली, क्योंकि ट्रेडिशनल हमारा मेथड क्या होता था, हम अलग अलग HTML पेजेस बनाते थे। एक HTML पेज में हम एक ए लिंक डालते थे, ए टैग की क्लिक करेंगे तो दूसरे HTML पेज पर रीडायरेक्ट करें। अब रिएक्ट में ऐसा क्या है कि पूरी साइट एक ही बार में रीलोड हो जाती है। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज छोटा सा ये है कि एक ही बार में रीलोड होती है, इसलिए साइट लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है। छोटी साइट्स में पता भी नहीं लगेगा हमें। जब साइट बड़ी होती है थोड़ी, लाइक मैं अगर एक अपनी साइट दिखाऊं जो कि मैंने पूरी React.js में लिखी हुई है। उप्स, अच्छा ओके, सर्वर का इशू है, वरना मैं दिखा देता। सर्वर आज मैंने चेंज किया था, ठीक है। तो हाँ, तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो सिंगल पेज में राउटिंग करने के लिए हमें एक मॉड्यूल लगेगा जो कि हम डालेंगे टर्मिनल से। टर्मिनल खोलने के लिए शॉर्टकट है, या तो यहाँ से खोल सकते हो, यहाँ पे टर्मिनल ये रहा, न्यू टर्मिनल, ओके। वरना कंट्रोल बैकटिक से भी हो जाएगा, बैकटिक जो कि 1 से पहले हमारा एक सिंबल होता है। चलो, तो npm इंस्टॉल react router DOM, ओके, एंड दिस विल इंस्टॉल जो हमारा मॉड्यूल लगेगा। क्योंकि React.js का जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मॉड्यूल है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट React Router DOM अब ये इंक्लूड नहीं करते, हमें एक्सटर्नली डालना पड़ता है npm का यूज़ करके, ठीक है। तो हम npm से डाला हमने। नाउ वील इम्पोर्ट ब्राउज़र राउटर, राउट्स, राउट, 3 चीज़ें, 3 फंक्शंस हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। 3 कंपोनेंट कह लो React Router DOM से। एंड अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, हम अलग अलग कंपोनेंट्स पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। लाइक सपोज कंपोनेंट्स फोल्डर है, इसके अंदर 10-12 कंपोनेंट्स होंगे, सबको हटा दो। इन सारे कंपोनेंट्स का एक पेरेंट कंपोनेंट होगा app.js। हो सकता है app.js भी पेरेंट ना हो। इस व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ React Router DOM? हाँ, वही चीज़ मैंने बताया, React Router DOM जो है हमारा बेसिकली जो हमारी React की राउटिंग है, ठीक है, वो यूज़ करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम नॉर्मली कैसे एक यूज़र को दूसरे पेज पे हम कैसे रीडायरेक्ट कैसे करेंगे, ए टैग लगाएंगे, ए href इक्वल्स टू जो भी https और /google एंड लास्ट में ये है ना, हम ये चीज़ करेंगे। या फिर जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं गो टू गूगल, ओके, हम ये लिखते थे HTML में जब तक करते थे, ठीक है। बट इससे दिक्कत क्या होती है, देखो दिक्कत क्या होगी। क्लिक किया, यहाँ पे पेज रीलोड हो रहा है, देन गूगल आया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पेज रीलोड ना हो, सेम पेज पे ही रहे, ठीक है। तो वो यूज़र एक्सपीरियंस दिलाने के लिए हम React Router DOM मॉड्यूल यूज़ करते हैं। वो React Router DOM जो है हमें प्रोवाइड करवाता है 3 फंक्शन, ब्राउज़र राउटर, राउट्स एंड राउट। फंक्शन कह लो या कंपोनेंट कह लो, रिएक्ट में दोनों चीज़ सेम है। तो ये 3 फंक्शन हमें हेल्प करेंगे वो चीज़ अचीव करने में, जो कि सेम पेज में सिंगल पेज पे हम रीडायरेक्ट कर पाएँ दूसरे पेजेस में, ओके। तो आई होप क्लियर होगा React Router DOM, और बाकी तो अभी हम यूज़ करेंगे तब समझ आएगा पूरा, ठीक है। नाउ जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके। तो अब सी इनको यूज़ करने का तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन इसको रट ही लो, ये चीज़ सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगी जो भी हमारे प्रोजेक्ट का रूट कंपोनेंट होगा। रूट मतलब सबसे पहला कंपोनेंट,
गाइस एम आई ऑडिबल? ब्रेकिंग, जस्ट अ सेकंड. अभी अभी आ रही है क्या बस? ना बोलो ओके. जैसी ब्रेकिंग आवाज़ ब्रेक होने लग जाएगी बता देना. अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ. स्क्रीन शेयर मोबाइल डेटा पे कर रहा हूँ तो आई गेस ब्रेक होने लग जाएगी आवाज़. ठीक है. स्क्रीन लैग कर रही है. रिकॉर्डिंग इज ऑन ना? हाँ हाँ ऑन है, ऑन है. रिकॉर्डिंग ऑन है. ओके. अब थोड़ा ठीक है, बेटर ना. ओके तो मैं ये थोड़ा बताता हूँ. ब्राउज़र राउटर राउट्स एंड दिस 3 वेरिएबल, इसको हम सबसे पहले हम अपने रूट कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे. ओके. जैसे हमारा सबसे पहला कंपोनेंट जो लोड होता है वो होता है index.js. इसके बाद इसके अंदर आता है हमारा ऐप जिसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है app.js. फिर app.js के अंदर बाकी कंपोनेंट्स हम यूज़ करके रखते हैं. ओके. तो index.js जो होगा ये सबसे हमारा रूट है. इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे ये राउटर. इसके अंदर रिएक्ट और डॉट स्ट्रिक्ट मोड जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको छेड़ना मत. जस्ट ऐड ब्राउज़र राउटर. ओके. ये एक रैपर है हमारा, बाकी जो भी हमारा अपना आगे का कोड होगा. ठीक है. इससे हमारा क्या हुआ, जो ब्राउज़र राउटर कंपोनेंट है ये इसने रैप कर दिया हमारे पूरे एप्लीकेशन को, जो भी हमारा रिएक्ट जेएस का ऐप है. ठीक है. तो इसके जो भी एट्रीब्यूट्स फीचर्स वगैरह होंगे वो हम यूज़ कर पाएंगे अपने रिएक्ट ऐप में. ठीक है. ये फ़ायदा है. नेक्स्ट स्टेप, अब हमें जहाँ पे भी राउट्स डिफ़ाइन करने हैं. ठीक है. इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि जहाँ पे हम ब्राउज़र राउटर यूज़ कर रहे हैं वहीं पे हम राउट्स भी डिफ़ाइन करते हैं सारे. ठीक है. जैसे कि इसी के अंदर मैं लिखूँगा राउट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टैब ऐप को हटा दूँगा. अभी तक ऐप लिखा हुआ था मैंने. ठीक है. ऐप लिखा था तो डायरेक्टली app.js ही रेंडर हो रहा था. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राउट्स एक टैग होगा, एंटर. इन राउट्स टैग के अंदर मैं अपने राउट्स लिखूँगा. ठीक है. जितने राउट्स का क्या मतलब है कि जैसे कि मेरी वेबसाइट का एड्रेस है. ओके. कुछ भी vishal.com एंड स्लैश के बाद मैं डिफ़ाइन करूँगा पहले तो स्लैश का मतलब कौन सा पेज खुलेगा, उसके बाद स्लैश अबाउट में कौन सा पेज खुलेगा, स्लैश पोर्टफोलियो में कौन सा पेज खुलेगा, है ना, स्लैश कॉन्टैक्ट में कौन सा खुलेगा. तो ये सारे मैं राउट्स डिफ़ाइन कर रहा हूँ. ठीक है. स्लैश के आगे अलग अलग राउट्स हैं. ठीक है. तो इन राउट्स को डिफ़ाइन करने के लिए, एंड पेज का मतलब कंपोनेंट ही होता है बेसिकली. ठीक है. तो कौन सा कंपोनेंट लोड करना है उस वाले राउट पे ये बताएंगे. ठीक है. तो अब यहाँ मैं लिखूँगा पहला राउट पाथ मतलब कि स्लैश कौन से का हम कर रहे हैं. ठीक है. तो अभी कर रहे हैं स्लैश, जो स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी जो होती है अपने उसकी वेबसाइट की. ठीक है. एलिमेंट एंड इस एलिमेंट के अंदर हम अपना जो भी कंपोनेंट है ऐप वी यूज़ दिस. ओके. ये हमारा एक राउट बन गया. ठीक है. अब इसका क्या मतलब होगा, अब सी अगर साइट पे गए हम, बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश ही होता है तो इसलिए यहाँ पर app.js हमारा रेंडर हुआ. ठीक है. अब सी मैं एक सेकंड पेज बनाता हूँ. पेज या फिर जैसे हम कंपोनेंट बनाते हैं वैसे ही हमारा पेज भी होगा.
कोई डिफरेंस नहीं आता दोनों में, ठीक है। ऐप डॉट जे एस, सेकेंड में बता देता हूँ कॉन्टैक्ट मी डॉट जे एस। एक शॉर्टकट है EDNF, ओके। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, फंक्शन का नाम कॉन्टैक्ट मी, ये हटा देना। ओके, प्रॉप्स नहीं बताया मैंने, प्रॉप्स बताऊंगा अगली क्लास में बता दूंगा या तो, ठीक है। एंड इसमें मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक div, उसके अंदर होगा एक हमारा स्पैन टैग जिसमें मैं लिखूँगा दिस इज़ कॉन्टैक्ट मी पेज, ओके। एंड नाउ इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे पेजेस को इंपोर्ट करना पड़ता है, पेजेस हो या कंपोनेंट्स हो भी। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट मी, एंटर, बस इसके अंदर स्मॉल हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब मैं एक नेक्स्ट कर दूंगा /route path इक्वल्स टू /contact। क्या मतलब /contact का क्या मतलब होगा, तो एलिमेंट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस अगेन मैं आई गेस अब थोड़ा एक आइडिया लग रहा होगा। कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमारी एक जावास्क्रिप्ट है, ओके। JSX है टेक्निकली, तो सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट एंड ऐसे, जैसे हम HTML टैग कॉल करते हैं वैसे ही हमारा ये JSX टैग भी कॉल होगा। और इसके आगे ये इस पूरे उसको बंद कर लीजिए, राउट को बंद कर लीजिए, ओके। और जैसे कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 राउट्स बन गए, मतलब हमारी वेबसाइट में 2 राउट है, ओके। 2 स्लैश, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैश जो कि रूट डायरेक्टरी होगी, रूट राउट होगा कह सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट कोड्स में ही लिखा है। ये हाँ कोड्स में लिखा हुआ है, ये हमें कोड्स में लिखना होगा। जो भी हमारे राउट्स के पाथ होंगे वो सारे स्लैश एंड स्लैश के आगे। आई गेस ये पूछ रहे हो, एलिमेंट पे नहीं था, समझा नहीं मैं। एक सेकंड, शॉर्टकट, अच्छा हमें शॉर्टकट रिपीट, एक सेकंड, एलिमेंट बाहर था कोड्स के, वेट अ सेकंड, यहाँ कुछ कह रहे हो लाइन नंबर 5 उधर ही, एलिमेंट बाहर था कोड्स के, या क्या ये कहना चाह रहे हो कि इसको कोड्स में होना चाहिए सेम? नहीं, एक बार पाथ इक्वल्स टू, एक बार ढंग से 1-2 लाइन भर के लिख दो ताकि थोड़ा समझ आ जाए। एक सेकंड, पहले तो शॉर्टकट रिपीट करने के लिए बोला, शॉर्टकट EDNF था, एंड नेक्स्ट पाथ इक्वल्स टू वो समझा, समझ गए? क्लियर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं? ऐप नहीं लिखा था ऊपर, ठीक है। कुछ टूटी फूटी लाइन मुझे समझ नहीं आया। 14 नंबर पे कॉन्टैक्ट के ऊपर बोल रहे हो, अच्छा कॉन्टैक्ट का, नंबर पे हाँ यहाँ पे एलिमेंट लिखे ना, 14 नंबर पे एलिमेंट कॉन्टैक्ट एलिमेंट बोल के आना। हाँ हाँ हाँ
यहाँ पे ऐप एलिमेंट हाँ 13 में आपने पाथ इज इक्वल टू कोड स्लैश, उधर ऐप नहीं लिखा ना, एलिमेंट इज इक्वल टू ऐप। हाँ समझा, यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है मैंने, है ना? नहीं नहीं, उसके पहले, एलिमेंट के पहले कोड्स के अंदर स्लैश। एलिमेंट से पहले ऐप नहीं लिखा, मतलब बोल रहे हो। अच्छा एक सेकंड रुको। पाथ में क्यों बात कर रहे हो? पाथ में सिर्फ आपने स्लैश दिया है ना, वो डिफॉल्ट। अच्छा तो ये लिख रहे हो क्या, यहाँ पे ऐप लिख दूँ ऐसा? मतलब वो लिखना होता है कि नहीं वो पूछ रहा हूँ। ना ना यहाँ पे, अरे यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ओके ओके। हाँ ऐप भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। स्लैश का क्या मतलब है, बस कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज खुलेगा वो उसका मतलब है। हम एक और काम कर सकते हैं, हाँ ये चीज़ भी याद आ गई कि एक ही कंपोनेंट को हम दो दो अलग अलग पाथ्स के लिए भी कर सकते हैं, पाथ स्लैश ऐप या स्लैश होम भी कर देते हैं। होम एलिमेंट इक्वल्स टू अगेन ऐप। ओके तो दो चीज़ें, स्लैश होम भी जो होगा वो हमारा यही पेज होगा। ओके एंड ये चीज़ देखना, अच्छा ठीक है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कि साइड रीलोड नहीं हो रही हमारी। अब से ये हमने राउट्स बना दिए, ठीक है, अलग अलग हमारे राउट्स हो गए पेज के। अब हम चेंज कैसे करेंगे राउट्स में, उसके लिए जाते हैं हम, ये था हमारा बटन। अब जैसे कि हम ए टैग यूज़ करते थे अपने इसमें HTML में, यहाँ पे हमारा आता है लिंक टैग, ठीक है, लिंक कंपोनेंट या लिंक एलिमेंट। उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, अगेन उसी से रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये डॉम याद रखना, एक खाली रिएक्ट राउटर मॉड्यूल है और एक रिएक्ट राउटर डॉम है। तो रिएक्ट राउटर करोगे तो एरर आएगा और समझ भी नहीं आता फिर वो एरर। तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे लिंक, ठीक है, उसमें href होता था ए टैग में, यहाँ पर होगा 2 इक्वल्स टू और जोन से भी स्लैश होगा, कॉन्टैक्ट ख़त्म। इसके अंदर हम कर देंगे कॉन्टैक्ट लिंक। ओके कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखना ऊपर कोई लोडिंग नहीं हुई, ठीक है, सिंपली हमारा पेज चेंज हो गया। ऐसे हम अलग अलग पेजेस बना देंगे। एक कॉन्टैक्ट मी पर भी हम डाल देते हैं लिंक, डायरेक्ट यहाँ भी अगर एंटर कर दोगे तो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। लिंक टू स्लैश होम, हम या डन, सॉरी, गो टू होम पेज। हम जाएंगे, ऐसे ही हमारे पूरी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होंगे उनमें हम अपना रीडायरेक्ट करते रहेंगे। मस्त, एग्जैक्टली मस्त लगा था मुझे पहली बार में। अब नॉर्मल उसमें उप्स, हाँ अब सी, हाँ ये भी मेरे ख्याल से रिएक्ट में ही बनाया हुआ है, ठीक है। अबाउट अस में जा रहा हूँ, सी ये साइड भी, हाँ मैंने थोड़ी अजीब हो गई वैसे। होम है, अबाउट अस है, कोर्सेज है। ये फ़ायदा, सबसे बेस्ट फीचर जो है रिएक्ट जेएस का वो यही है कि सेम पेज, सिंगल पेज रीलोड, सिंगल पेज राउटिंग हो जाती है हमारी। ये चीज़ वैसे अगर लॉजिक लगाएंगे, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं रुको यार, तुमने पहले भेजा। अच्छा ये भी उसमें है क्या, वो रिएक्ट में पोर्टफोलियो, अच्छा ओके। यहाँ पे वर्सल का आइडिया है सबको, ओके फर्स्ट पेज, ठीक है। आई गेस यहाँ पे और भी लोगों का होगा शायद, पोर्टफोलियो बना रखा होगा, कॉपीराइट, हाँ मेरे साथ, ओके कूल। ऊपर इमेज नहीं आई, हाँ आ गया। Yeah, second year computer. You are doing computer engineering from?
ओके कूल कूल कूल। बढ़िया सेंट जॉन ओके ओके। ये मैंने सुना तो नहीं, मैं दिल्ली से हूँ, से मुझे आइडिया नहीं। क्या क्या आगे? हाँ हाँ नहीं नहीं, गूगल पे डालने के लिए मनी पे थोड़ी करना है, बस हाँ डोमेन होना चाहिए एंड होस्टिंग होना चाहिए एंड सिंपली हो जा। हाँ मतलब डोमेन और होस्टिंग में लगेगा, बाकी गूगल पे लिस्ट हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। वॉइस अरे यार एक सेकंड। हेलो, आई एम ऑडिबल? वॉइस ब्रेकिंग। अच्छा रुको। अभी तो आई एम ऑडिबल ना? नाउ ऑडिबल लिटिल बिट। अरे यार लिटिल बिट क्यों? एक गुड क्वालिटी नाउ ओके। वाईफाई नहीं आ रहा मेरा। ओके स्क्रीन थोड़ी वो ब्लरी तो नहीं हो रही? अगर क्लियर है तो मैं ठीक है, फाइन स्क्रीन ओके ठीक है डन। तो कूल वैसे हाँ हो गया हमारा जो हमारा रिएक्ट राउटिंग था। गो टू होम पेज कॉन्टैक्ट मी, इससे हमारी राउटिंग हो जाएगी। इस पॉइंट पर हमारा बेसिक रिएक्ट राउटिंग हाँ रिएक्ट जेएस हो गया है ओके। इतना कि हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन बना पाए। नेक्स्ट उसमें क्लास में हम देख लेंगे एक बेसिक सा सिंगल पेज वो बना लेंगे ग्रॉसरी लिस्टिंग वगैरह का, ठीक है, जैसा कि मैंने उसमें करिकुलम में लिखा हुआ था, ताकि थोड़ा हमें आइडिया हो जाए, है ना। रिएक्ट जेएस हम बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो ठीक है, उससे ट्रांजिशन करने में बैकएंड पे एक तो बढ़िया टेक्नोलॉजी है रिएक्ट जेएस जो है, एंड सेकंड की अगेन ट्रांजिशन जो है, इसमें जब हम बैकएंड APIs कॉल करेंगे तो रिएक्ट जेएस में उन्हें कॉल करना ज़्यादा आसान है। जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ 15-20 लाइन लग जाएगी वो चीज़ यहाँ 5-10 लाइन में हो जाएगी। अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, जब लास्ट में हम करेंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे कोई, उसमें हम रिएक्ट जेएस यूज़ करेंगे, या उस टाइम देख लेंगे जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे सब। इजी पड़ेगा बैकएंड के लिए ना। रिएक्ट जेएस अगर यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब रिएक्ट जेएस यूज़ करने से ऐसा कुछ नहीं है कि बैकएंड के लिए इजी रहेगा। हाँ मतलब क्या बोलूँ, बैकएंड पे तो ऐसा कुछ डायरेक्ट असर नहीं है, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा बाहर ट्रांजिशन जा रहे हैं हम, तो हमें आइडिया लग जाए कि हाँ जावास्क्रिप्ट का उससे बाहर भी कुछ यूटिलिटी है। अब ये जो इंपोर्ट वगैरह चीज़ें कर रहे हैं हम, ये चीज़ें जब नोड जेएस में करेंगे ना तो और समझ आएगा, उसकी टेंशन मत लेना। अभी मुझे पता है इसको ये कोड देख के डर लग जाएगा। स्टार्टिंग में रिएक्ट जेएस मुझे कुछ खास समझ नहीं आया था, बट इससे ज़्यादा इजीली नोड जेएस पे आ जाएगा समझ। जब नोड जेएस क्लियर होगा ना तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ये फाइल फोल्डर्स कैसे काम कर रही है, ये डॉट भी नहीं है मतलब ओके, ये अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक आइडिया लग गया, अगर जिसको भी स्किप करना है वो इसको छोड़ सकते हैं, मतलब एक कान में डाल के दूसरे से निकाल देना, क्योंकि रिएक्ट काफ़ी होंगे जो यहाँ खाली बैकएंड के लाए होंगे, उन्हें फिर ये रिएक्ट की वजह से वो हो रहा है, मतलब कंफ्यूज हो रहा है काफ़ी, ठीक है। तो ओके डन, मैं कोड पुश कर दूंगा। डाउट देख लो अभी किसी को है तो, कोई टॉपिक रिपीट करना है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में एक बार ये टॉपिक्स मतलब देख के आ जाना जो जो थे 4-5,
यूज स्टेट, सॉरी हुक्स जो थे हमारे, रिएक्ट राउटर जो था, एंड कंपोनेंट्स को यूज़ करना, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये 3-4 चीज़ें हैं बेसिक एकदम। ये चीज़ आती है तो हम अपना एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बना लेंगे। नहीं अच्छा, मोस्टली फ्रंट एंड की डिमांड रिएक्ट जेएस वालों की है। हाँ एग्जैक्टली, डिमांड भी है रिएक्ट जेएस। नॉर्मल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को कोई नहीं पूछता, कोई ना कोई फ्रेमवर्क लाइब्रेरी तो होनी चाहिए अगर फ्रंट एंड डेवलपर भी बनना है तो। मतलब रिएक्ट जेएस कर लो, व्यू जेएस है, एंगुलर जेएस है, जो भी अगर फ्रंट एंड में जाना है तो। गॉट इट, थैंक्स। ओके चलो फिर, डाउट नहीं है तो फिर एंड करते हैं सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे और उसके नेक्स्ट में हम बैक एंड पे जंप करेंगे। ओके तो आई शेयर द रिकॉर्डिंग। ओके थैंक यू, गिटहब यूजर नेम। ओह अच्छा, हाँ हाँ प्रियांशु तुम्हें ऐड नहीं किया मैंने। हाँ वो भी दे देना, मतलब यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है उस पर भी ऐड कर दूँगा मैं। Yeah, I do know it. Oops. ठीक है, प्राइवेट बाकी जिसको लीव करना है दे कैन लीव। अच्छा ओके, पेंडिंग इन अच्छा ओके। एंड अगर अपना वो भी बता दो, जीमेल आईडी, सॉरी मैं अपने व्हाट्सएप में लिख लेता हूँ। हाँ अच्छा आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, एक्चुअली मेरी एक मीट है कहीं, ठीक है। ओके ओके, मैं ऐड कर दूंगा जो प्लेलिस्ट है उसमें, ताकि अपनी रिकॉर्डिंग देख पाओ। ओके ओके ठीक है, चलो लेट्स सेंड दिस मीट। थैंक यू ऑल।